हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल सिग्नलिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सेल सिग्नलिंग क्या है? सेल सिग्नलिंग एक फेनोमेनन है ऑफ रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग, रिसीव करने का और रेस्पॉन्ड करने का टू सिग्नल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स बाय सेल। ये काम कौन करता है? सेल्स करते हैं, इसलिए बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। और ये सिग्नल्स को बाहर मतलब सराउंडिंग से जो सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव या फिर रेस्पॉन्ड कैसे करता है, उसके ऊपर वही फेनोमेनन को बोला जाता है सेल सिग्नलिंग। ये हेल्प करता है सेल कम्युनिकेशन में। ये सिग्नलिंग करके सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ये प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर सिग्नल्स ट्रांजैक्शन होता है सेल के अंदर। सिग्नल ट्रांजैक्शन मतलब एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है, चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू हमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल सिग्नलिंग के? लिगेंड, जो कि होता है सिग्नल मॉलिक्यूल, इसको हम प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड को हम लिगेंड को हम प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? कंपोनेंट रिसेप्टर। सेल के ऊपर रिसेप्टर, सेल के पेरिफेरी में या फिर सेल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके साथ लाइगेंड जब बाइंड करता है तो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। और कुछ कुछ केसेस में सेकेंडरी मैसेंजर भी काम करता है, जो कि मोस्टली इंट्रासेल्यूलर होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है, ओके। ये जो लिगेंड है वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हार्मोन्स हो सकते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, टच, हीट, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, गैसेस एट्सेट्रा। ठीक है, अभी सिग्नल बाय लाइगैंड जो सिग्नल देते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर, दूसरा होता है इंटरसेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर का मतलब क्या है? सेल के अंदर ही जो सिग्नलिंग कास्केड होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर सिग्नल। और अगर सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो, मतलब कि दो सेल में कम्युनिकेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। ठीक है, ओके। अभी एक और चीज देखते हैं। लाइगेंड बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ। टारगेट सेल पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ लाइगेंड बाइंड करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं, और इसी रिस्पॉन्स के कारण कोई इफेक्ट हमें मिलती है, कोई इफेक्ट शो होता है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अभी सेल सिग्नलिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सेल सिग्नलिंग के हेल्प से ग्रोथ हो सकती है, सेल डिवीजन होता है, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन देखने को मिलती है न्यूरॉन्स में, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब बॉडी में 90% ऑफ जो फंक्शंस होते हैं वो सारे सिग्नलिंग के हेल्प से ही होते हैं। इवन डेवलपमेंट जो होती है, मतलब सिर्फ हमारी डेवलपमेंट नहीं, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट वगैरह, वो सब भी सिग्नलिंग के थ्रू से ही होती है। ओके, अभी जो सिग्नलिंग होती है वो मोस्टली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन और होते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, ये मोस्टली यही चारों टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन ये चारों सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, अभी हम देखते हैं अबाउट ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है उसमें सिग्नल प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय सेम सेल दैट रेस्पॉन्स टू इट। मतलब जो सेल सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब लाइगेंड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के ऊपर रिसेप्टर होते लगे रहते हैं और वही सेल सिग्नल को सिग्नल करता है। ठीक है, मतलब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन फैक्टर। यहाँ पे आप देखिए ये वाला सेल है, ये सेल ही लाइगेंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसी सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा है और इसी सेल के अंदर रेस्पॉन्स हो रही है। ठीक है, मतलब सेम सेल में
तो इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑटोक्राइन, खुद ब खुद करता है। ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्सेस हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ऐसे रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिलते हैं इम्यून सेल्स में, फिर साइटोकाइंस में, फिर ग्रोथ फैक्टर्स में हमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है। इम्यून सेल्स में जैसे टी सेल्स जब रिस्पॉन्ड करते हैं एंटीजन से तो हमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है। फिर साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन 1 कभी कभी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग शो करता है। और ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, जब कैंसरस सेल्स में सबसे पहले ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स बहुत हाईली मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए ट्यूमर सेल्स खुद ही ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं और खुद डिफरेंशिएशन होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं। ओके, अभी हम आते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग पे। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? सेल टू सेल सिग्नलिंग होता है व्हेन लाइगेंड प्रोड्यूसर सेल, जो सेल लाइगेंड प्रोड्यूस करता है और जो टारगेट सेल में टारगेट सेल होता है वो आसपास होते हैं, अड़ोस पड़ोस में होते हैं, एक के साथ एक लगे हुए नहीं रहते हैं लेकिन अड़ोस पड़ोस में होते हैं। डिस्टेंस बहुत कम होता है, जो सेल लाइगेंड प्रोड्यूस कर रही है और जो सेल रिसीव कर रहा है, रिस्पॉन्स देगा टारगेट सेल जो है, और ऐसे लाइगेंड को बोला जाता है पैराक्राइन फैक्टर। जितना दूर होगा टारगेट सेल प्रोड्यूसर सेल से, ये इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग का इफेक्ट उतना ही कम होगा। ठीक है, ये उसका मतलब ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है। मतलब कि सपोज ये सेल पैराक्राइन फैक्टर्स को रिलीज कर रही है, एक सेल सिचुएटेड है यहाँ पे रिसेप्टर लेके, और यही सेम सेल यहाँ पे प्रेजेंट है रिसेप्टर को लेके। तो ये पैराक्राइन फैक्टर्स सबसे अच्छे से रेस्पॉन्ड करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे जाते जाते बहुत कम हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे बहुत कम रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, सपोज कि एक से ज़्यादा आपके ये है रिसेप्टर्स है, तो यहाँ पे सपोज तीनों के तीनों में ही ये जो पैराक्राइन फैक्टर्स है वो जाके बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे सपोज सिर्फ एक पे करेगा, लेकिन सेम सेल है, सेल सेम है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सेल बहुत फार है देन दिस सेल, क्योंकि ये पैराक्राइन फैक्टर्स ये मोस्टली डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो जितना पास होगा उतना अच्छे से ये डिफ्यूज करेगा। एग्जाम्पल क्या क्या हुए? FGF फैमिली, जो कि है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, हेजॉक फैमिली, वॉन्ट फैमिली, TGF बीटा सुपर फैमिली, साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ये सब होते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग में। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है वो बहुत दूर प्रेजेंट होता है टारगेट सेल से, बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट होता है। सिग्नलिंग लॉन्ग रेंज में होती है और सिग्नल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय ब्लड। ये सिग्नल क्या होते हैं? लाइगेंड। ये लाइगेंड क्या है? इनको बोला जाता है एंडोक्राइन फैक्टर या फिर हॉर्मोन्स। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सपोज, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, वो प्रोड्यूस्ड होता है पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन वो काम करता है किडनीज पे। ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग पे। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या है? ये सिग्नलिंग होती है दो सेल्स में जो कि एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होता है तो ही जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है लाइगेंड एंड रिसेप्टर इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे में इंटरैक्शन होती है कम्युनिकेटिंग जंक्शंस की वजह से, जैसे कि गैप जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह। ठीक है, और तीसरा टाइप क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल डेल्टा नॉच पाथवे, केमिकल कैथरीन पाथवे। ठीक है, ओके, तो ये वाले डायग्राम में ये पूरे चीज़ जो हमने पढ़ी उसको समअप करा हुआ है। ये देखिए, ये वाला सेल है, ये खुद ही एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल, ये ब्लू वाले रिसेप्टर लाइगेंड मॉलिक्यूल है, और ये ग्रीन से मैंने रिसेप्टर्स दिखाए हैं। लाइगेंड प्रोड्यूस कर रहा है ये सेल, करके खुद पे ही काम कर रहा है, तो हो गया वो, तो ये क्या हो गया?
ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, वन है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, राइट, वन इज ऑटोक्राइन। अभी यहाँ पे देखिए ये सेल प्रोड्यूस कर रही है लाइगेंड को, जो कि पास में एक सेल पे जाके बाइंड करके सिग्नलिंग दे रही है, मतलब 2 है पैराक्राइन। ऑलराइट, अभी देखिए ये एक लाइगेंड प्रोड्यूस कर रही है जो कि ब्लड वेसल के थ्रू जाके, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इसीलिए ब्लड वेसल के थ्रू जाके इस वाले सेल पे काम कर रही है, मतलब 3 है एंडोक्राइन। ओके, और यहाँ पे देखिए अभी ये दो सेल फिजिकल कांटेक्ट में है वाया दिस लाइगेंड मॉलिक्यूल एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दिस सेल, ये फिजिकल कांटेक्ट में है, मतलब 4th है जक्स्टाक्राइन। ऑलराइट, अभी हम आते हैं रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स के टाइप को हम देखते हैं। एक होते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है मतलब कि ये रिसेप्टर सॉल्यूबल होंगे, राइट, वरना सेल के अंदर कैसे प्रेजेंट होंगे। और दूसरे होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये ट्रांसमेम्ब्रेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन है मतलब कि इनमें कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन तो होगा ही होगा, तो इसलिए ये इनसॉल्यूबल होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आयन चैनल लिंक्ड, दूसरा होता है GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और तीसरा होता है एंजाइम लिंक्ड। तो हम इनके सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स को। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इन पे जो लाइगेंड काम करता है वो कभी कभी सेकेंडरी मैसेंजर्स भी हो सकता है, या फिर कुछ लिपोफिलिक लाइगेंड होते हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और जो स्मॉल होते हैं, छोटे साइज के हो सकते हैं, छोटे साइज के होंगे और लिपोफिलिक होंगे तो ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, थायराइड रिसेप्टर्स, स्टेरॉइड रिसेप्टर्स, ठीक है। अभी देखिए ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है, मैंने बोला था कि साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है। अभी हम न्यूक्लियर के रिसेप्टर्स को पहले देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 होता है जिसके लिए एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एक्डाइसोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। और टाइप 2 के अंदर आता है रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन, ठीक है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि टाइप 1 के जो ये जो क्या बोलते हैं हार्मोन्स या फिर लिगैंड्स हैं, ये सारे होमोडाइमर के फॉर्म में काम करते हैं, लेकिन टाइप 2 में जो है वो हेटेरोडाइमर के फॉर्म में काम करते हैं। एग्जाम्पल की एक रिसेप्टर होगा रेटिनोइक एसिड का, दूसरा होगा थायरॉक्सिन का, वो जुड़े होते हैं तो हेटेरोडाइमर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के दोनों रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं, डाइमेरिक होते हैं, और दोनों के दोनों रिसेप्टर एक ही लाइगेंड का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप 1 टाइप 2 मैंने पिक्चर करके रखा है, ओके। सपोज कि टाइप 1 में हम ईस्ट्रोजन ले रहे हैं, तो हाई कंसेंट्रेशन है ईस्ट्रोजन का, तो वो टूवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर जाएगा, बाहर हाई है तो फिर वो अंदर जाएगा। अंदर जाके देखिए 2 अलग अलग ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स थे जिसके सर पे HSP90 बाउंड थे। HSP90 क्या कर रहे थे, इसके NLS को, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को ब्लॉक कर रहे थे। और हमें पता है कि अगर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल अगर ब्लॉक्ड हुआ तो फिर वो न्यूक्लियस में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ईस्ट्रोजन अंदर आया, ये HSP90 हट गया, ये दोनों डाइमर फॉर्म किए और ये जो ईस्ट्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसके साथ लग गया। अभी इसके NLS जो है वो बाहर आ गए, मतलब पेरीफेरी में आ गए, तो वो सेंड कर दिया जाएगा न्यूक्लियस पे और वहाँ पे वो ईस्ट्रोजन का सिग्नलिंग देगा, ठीक है। और अभी टाइप 2 में देख लेते हैं। सपोज कि थायरॉक्सिन का सिग्नलिंग है, यहाँ पे भी थायरॉक्सिन टूवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, बाहर हाई कंसेंट्रेशन है, अंदर लो है, तो अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आके थायरॉक्सिन का जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस पे DNA पे बाउंड रहता है ऑलरेडी थायरॉक्सिन का रिसेप्टर और रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर, ठीक है, हेटेरोडाइमर फॉर्म में। अभी ये आके जैसे ही लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ पे डाइमेरिक फॉर्म में लगा ज़रूर है, लेकिन ये जो है
ये इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि रिप्रेस कर रहा है। विदाउट थायरॉक्सिन यहाँ पे कोई जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ये रिप्रेस करके रख रहा है। लेकिन जैसे ही थायरॉक्सिन आके बाइंड करेगा, रिक्रूट्स थायरॉक्सिन, और ये थायरॉक्सिन आके बाइंड करके क्या करता है, हैट को रिक्रूट करता है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। अभी आते हैं हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे। सेल सरफेस रिसेप्टर्स हाइड्रोफिलिक होते हैं मोस्टली, इसके जो लाइगेंड्स होते हैं, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स मोस्टली नीडेड होते हैं फंक्शन करने के लिए। ये जो रिसेप्टर्स है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट, जहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड करती है, इसको इसलिए लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन भी बोलते हैं। एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन कंपोनेंट, जिसमें अल्फा हेलिसेस होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट होता है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, जो एंजाइम लिंक्ड हो सकते हैं या फिर जिसके हेल्प से रिस्पॉन्स आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके। अभी आते हैं हम आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो था सेल सरफेस रिसेप्टर, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। ये वाला रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं ये मेनली। ठीक है, जिसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल या फिर आयनोट्रॉपिक चैनल। ओके, ये एक्सटेंसिव ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, इनके बहुत बड़ा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर और पेप्टाइड हार्मोन इसके लाइगेंड के तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट? तो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। जैसे ही बाइंड हुए तो फिर वो जो रिसेप्टर या फिर आयन चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, तो आयन्स पास कर सकते हैं, और एसिटाइल कोलिन उसके बाद अनबाइंड करेगा, खुल जाएगा और चैनल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, और वो इस वे में काम करते हैं। ओके, अभी हम आते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जीपीसीआर के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कैसे काम करता है? ये जो होते हैं ये रिसेप्टर्स, ये इसका इंट्रासेलुलर डोमेन जो होता है वहाँ पे एक एंजाइम लगा रहता है, या फिर इंट्रासेलुलर डोमेन ही एंजाइम होता है। या तो इंट्रासेलुलर डोमेन के साथ एंजाइम लगा होगा, या फिर इंट्रासेलुलर डोमेन ही एंजाइम है। ठीक है, लाइगेंड बाइंड करते ही क्या होता है, ये जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल देता है। ठीक है, इसमें 3 टाइप के मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, दूसरा होता है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, और तीसरा होता है सेरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। 1 सेकेंड। अच्छा, ठीक है, उसके पहले हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है उनमें अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं। एन टर्मिनल एक्स्ट्रासेलुलर होता है, सी टर्मिनल इंट्रासेलुलर होता है। एक्टिवेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन की हेल्प से ये एक्टिवेटेड होते हैं। जी प्रोटीन जो है वो ही क्या होते हैं, कैस्केड रिएक्शन शुरू करते हैं सिग्नलिंग का। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। ठीक है, इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोला जाता है, और ये हर एक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। जी प्रोटीन जो होता है वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। जी प्रोटीन, उसका नाम है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जीटीपीएजेज एंजाइम्स के क्लास में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो अल्फा सब यूनिट है वो जीटीपीएज है। जीटीपीएज मतलब जीटीपी को तोड़ के जीडीपी बनाना। ठीक है, अभी क्या देखिए, यहाँ ये जी प्रोटीन में एक्सचेंज होता है जीटीपी और जीडीपी के बीच में। अगर जी प्रोटीन जीडीपी के साथ बाउंड हो तो फिर कोई सिग्नलिंग नहीं होगी, अगर जीटीपी के साथ बाउंड हो तो फिर सिग्नलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जी अल्फा में ऑलमोस्ट 20 सब यूनिट्स होते हैं,
जी बीटा में ऑलमोस्ट 6 सब यूनिट्स होते हैं, जी गामा में ऑलमोस्ट 12 सब यूनिट्स होते हैं। जी अल्फा के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है जी अल्फा स्टिमुलेटरी या फिर जी अल्फा एस, जी अल्फा इनहिबिटरी या फिर जी अल्फा आई, जी अल्फा क्यू। ठीक है, ये 3 सब यूनिट्स होते हैं। अभी यहाँ पे कैसे काम करते हैं ये जी प्रोटीन, वो छोटे से साइकिल में एक पहले देख लेते हैं। जी प्रोटीन जीडीपी के साथ जब बाउंड होगा तब क्या होगा, जीईएफ मतलब गुआनिल एक्सचेंज फैक्टर, ये क्या करेगा, जीडीपी को हटाएगा और एक जीटीपी को लगा देगा। इसमें कोई फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा है, फॉस्फेट ऐड होके जीडीपी से जीटीपी नहीं हो रहा है, बल्कि जीडीपी को ही हटा दिया जा रहा है और जीटीपी को एंटर करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लेकिन जी प्रोटीन में जीटीपीएज है, राइट, मतलब कि अभी जब जीटीपी से जीडीपी बनाना हो तो जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है वो क्या करेगा, एक फॉस्फेट को निकाल के जीडीपी बनाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आते हैं जी अल्फा सिग्नलिंग पे। अभी हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। ये देखिए, लाइगेंड सबसे पहले बाउंड हुआ रिसेप्टर से, और रिसेप्टर किसके साथ लगा हुआ है, जी प्रोटीन के साथ। तो अल्फा के साथ जीडीपी लगा हुआ था, अल्फा के साथ अभी जीटीपी लग जाएगा, मतलब जीडीपी से जीटीपी होगा जीईएफ के कारण, तो एक्टिव हो जाएगा, राइट, जी अल्फा ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही जी अल्फा ऑन होगा वो क्या करेगा, एडिनाइलिल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देगा, जो कि एटीपी से सीएएमपी बनाएगा। ये सीएएमपी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, जो कि फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम के हेल्प से एएमपी बनाता है और इस यहाँ से रिस्पॉन्स चलता है। और ये जो गामा और बीटा सब यूनिट अलग हुए हैं वो क्या करेंगे, वो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे ताकि पोटेशियम बाहर चला जाए सेल से और हाइपर पोलराइजेशन हो। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जी अल्फा स्टिमुलेटरी, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। अभी आते हैं जी अल्फा इनहिबिटरी पे। यहाँ पे क्या होता है, ये जी अल्फा इनहिबिटरी जब ऑन होगा तब एडिनाइलिल साइक्लिस को वो स्टॉप कर देगा, मतलब सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इनहिबिट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं जी अल्फा इनहिबिटरी। और जी अल्फा क्यू क्या करता है, जी अल्फा क्यू जीटीपी के साथ जब बाउंड होता है, हाँ, तब क्या कर रहा है, वो पीएलसी को एक्टिव करता है, फॉस्फोलाइपेज सी को। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करता है, PIP2 को क्लीव करता है IP3 और डैग में। यहाँ पे IP3 Ca2+ चैनल को ओपन करता है और एक्सप्रेशन करवाता है, और डैग क्या करता है, डैग होता है डॉकिंग साइट फॉर PKC प्रोटीन काइनेज सी, जो कि जीन एक्सप्रेशन करवाता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो हम तीनों जी अल्फा के सिग्नलिंग पढ़ चुके। अभी हम देखते हैं केस 1, जब कोलेरा जेन या फिर कोलेरा टॉक्सिन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, वो जी अल्फा एस को लॉक कर देता है, मतलब वो जी अल्फा स्टिमुलेटरी जीटीपी के साथ बाउंड ही रह जाएगा। अभी अगर जी अल्फा स्टिमुलेटरी जीटीपी के साथ बाउंड रह जाएगा तो क्या होगा, सीएमपी का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, और ये सीएमपी का कंसंट्रेशन बहुत हाई होने के कारण क्या होगा, जो वाटर है वो बाहर चले जाएंगे सेल से और कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अभी केस 2 देखते हैं, पर्टुसिस टॉक्सिन। वो क्या करता है, वो जी अल्फा आई को ऑफ करके रखता है। इससे भी क्या होता है, सीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि जी अल्फा आई ऑफ है तो एडिनाइलिल साइक्लिस तो ऑन होगा, मतलब सीएमपी का कंसंट्रेशन यहाँ पे भी बढ़ेगा और सेम रिजल्ट होगा, है ना, पर्टुसिस हो जाएगा, वुपिंग कफ हो जाएगा। ओके, अभी ये Ca2+ जो रिलीज हुआ था IP3 के कारण, वो क्या क्या काम करता है, Ca2+ कैल्मोड्यूलिन के साथ बाइंड करता है, बाइंड करके वो कैम काइनेस को एक्टिव करता है, जो कि क्रेब जीन के एक्सप्रेशन करवाता है, जिसके वजह से मेटाबॉलिक रेगुलेशन होती है। और क्या क्या करता है ये कॉम्प्लेक्स कैलन्यूरिन को भी एक्टिव करता है, जिसके वजह से NFAT जो फॉस्फोराइलेटेड थे, और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसके ये इनहिबिटरी फॉस्फेट जो था वो हट जाता है, मतलब कि ज़रूर यहाँ पे NLS खुल जा रहा है, जिसके वजह से वो न्यूक्लियस में एंटर कर रहा है और जीन एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पे। तो हमने पढ़ा था ये जी प्रोटीन खत्म हो गया, जी प्रोटीन सबसे इजी है,
उसके बाद आते हैं हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पे। ठीक है, ऑलराइट। ओके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस का लाइगेंड्स होते हैं EGF हो सकता है, FGF हो सकता है, NGF हो सकता है, मतलब कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर, PDGF भी हो सकता है, इंसुलिन भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। RTK जो होता है वो सिंगल क्रॉस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब एक ही अल्फा हेलिक्स से एक ही बार क्रॉस करता है, जबकि GPCR जो था वो 7 टाइम क्रॉस कर रहा था। मतलब अगर ये है हमारा मेम्ब्रेन, सपोज कि ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे N होगा और यहाँ से लेके ये है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये साइटोसोलिक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम ही क्रॉस करता है। RTK सिंगल टाइम क्रॉस करता है। ये डाइमर के फॉर्म में एक्टिव रहता है, मोनोमर के फॉर्म में इनएक्टिव रहता है। और ये डाइमर फॉर्म कब करता है? जब लाइगेंड प्रेजेंट होता है। अगर कोई लाइगेंड ना हो तो वो मोनोमर होगा और इनएक्टिव होगा। जैसे कि ये पहले वाले डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे कोई लाइगेंड नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रेजेंट है। जैसे ही लाइगेंड आया, ये दोनों एक साथ जुड़ के डाइमर फॉर्म करिए और इसके इंट्रासेलुलर साइट्स में ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा और सिग्नल होगा। ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन मतलब ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा और ये स्ट्रैंड इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, खुद ही एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। ठीक है, अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रैस मैप पाथवे। इस पे क्या होता है? EGF आके RTK के साथ बाइंड करता है, RTK ऑटो फॉस्फोराइलेशन करवाता है अब खुद का ही। RTK GRB2 को एक्टिव करवाएगा, GRB2 SOS को एक्टिव करवाएगा, SOS RAS को एक्टिव करवाएगा, RAS RAF को एक्टिवेट करवाएगा, RAF MEK को एक्टिवेट करवाएगा, MEK ERK को एक्टिवेट करवाएगा। क्यों ये ज़रूरी है? ERK को एक्टिव करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा चीज़ ERK को एक्टिवेट करवाने के लिए ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ERK अगर एक्टिवेट ना हो तो वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। मतलब कि ज़रूर इसका NLS अंदर कोर के तरफ होगा, एक्टिवेट होने के कारण कॉन्फर्मेशन चेंज होने के वजह से वो बाहर आ रहा है, तो इसीलिए वो न्यूक्लियस में जाएगा। वो न्यूक्लियस में जाके ELK या और मैप काइनेज, ELK या फिर मैप को एक्टिवेट करवाता है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। किन के लिए? फॉस और जून के लिए। फॉस और जून का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। फॉस और जून का जो mRNA है वो साइटोसॉल में आके उसका ट्रांसलेशन होगा, उसका प्रोटीन बनेगा और साइक्लिन D का सिंथेसिस होगा। ठीक है, ओके। अभी आते हैं IP3 DAC पाथवे में। IP3 DAC क्या होता है? क्या करते हैं? लाइगेंड RTK के साथ बाइंड कर रहा है, उसके बाद ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है RTK का। फिर क्या हो रहा है? PLC गामा का एक कंपोनेंट है, एक सब यूनिट है जिसका नाम है SH2, उसको एक्टिवेट करता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फोलाइपेज C क्या कर रहा है? उसके एक्टिवेशन से PIP2 को तोड़ के IP3 DAC बना रहा है। अभी IP3 CA2+ चैनल्स को ओपन करेगा, जिसके वजह से CA साइटोप्लाज्म में आएंगे। अच्छा, ये जो CA2+ चैनल्स है, CA सिर्फ एक्स्ट्रासेलुलर से ही, मतलब सेल के बाहर से अंदर नहीं आता है, ER के ओपनिंग के कारण भी CA2+ बाहर चला जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में आता है। ER से भी साइटोप्लाज्म में आते हैं। ठीक है, ये CA2+ हमें पता है डैग को PKC के काम में हेल्प करता है, और CA2+ कैलमोड्यूलिन फॉर्म करके कैलन्यूरिन कैमकाइनेस को भी एक्टिवेट करता है। ओके, अभी आते हैं हम PIP3 पाथवे पे। NGF न्यूरल ग्रोथ फैक्टर RTK के साथ जब बाइंड करता है तब PI3 काइनेस को एक्टिवेट करता है। ये PI3 काइनेस जो है वो क्या करता है? PIP2 से
PIP3 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और PIP3 से P10 करके एक एंजाइम है, ये मैंने गलत करा है, 1 सेकेंड। PIP3 से P10 PIP2 बनाता है, लेकिन यहाँ पे हमें हमारी कंसर्न है ये वाली रिएक्शन। PIP2 से PIP3 बन रहा है जो कि ATK काइनेज को बाइंड कर रहा है। ATK काइनेज का नाम है PKB, जिसके वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है PKD, ठीक है। कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है प्रोटीन काइनेज डी? mTOR पे और रिक्टर पे, mTOR और रिक्टर पे फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है ये AKT काइनेज, ठीक है। जिसके वजह से AKT काइनेज क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। अभी AKT काइनेज जैसे ही एक्टिवेट हुआ वो 3 टाइप के काम करेंगे। सबसे पहला फॉस्फोराइलेट करेंगे रैब को, ठीक है। सेकंड इनहिबिट करेगा TSCP को। TSCP क्या कर रहा था, रेब को इनएक्टिवेट कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। और रेप क्या करता था, रेप mTOR और रैप्टर को एक्टिवेट करता था। mTOR रैप्टर का काम क्या क्या है, एक है S6 काइनेज को एक्टिवेट करना, जिसका जो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, और एक और काम करता है वो इनहिबिट करता है 4E बाइंडिंग प्रोटीन को, जो कि ट्रांसलेशन करवाता है। तो क्या हो रहा है, अभी यहाँ से पीछे से देखते हैं। मतलब कि अगर mTOR रैप्टर अगर एक्टिवेट हुए तो फिर ये वाले काम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर रेब इनएक्टिव हो गया तो फिर ये वाला काम नहीं होगा, ये वाले जो रेस्पॉन्स है वो नहीं होंगे, क्योंकि रेब अगर इनएक्टिव हो गया तो फिर mTOR रैप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रेब को जो इनहिबिट कर रहा था उसको हमने इनहिबिट कर दिया, मतलब कि रेब एक्टिव रहेगा। मतलब TSCP रेब को इनहिबिट कर रहा था लेकिन हमने TSCP को इनहिबिट कर दिया, तो फिर रेब एक्टिव रहेगा। रेब को इनहिबिट करने के लिए कोई नहीं है, मतलब कि mTOR रैप्टर भी एक्टिवेट रहेगा और ये सिग्नल जैसे था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। और थर्ड काम AKT काइनेज क्या करता है, ATK काइनेज क्या करता है, बैड से बैड फॉस्फेट बनाता है। ये 2 काम करता है, एक 1433 प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, जो कि अगर 1433 प्रोटीन के साथ ये बाइंड कर गया तो फिर कैंसर की तरफ चला जाएगा, या फिर ये एपोप्टोसिस करवाएगा, ठीक है। बैट नॉर्मली एपोप्टोसिस करवाता है, लेकिन अगर 1433 के साथ बाइंड कर गया तो फिर एपोप्टोसिस नहीं करवा पाएगा और कैंसर लीड करवाएगा। ओके, अभी हम आते हैं सीरीन थ्रियोनिन काइनेज पे। यहाँ पे क्या हो रहा है सबसे पहले देख लेते हैं, TGF बीटा। ओके, साइटोसोलिक डोमेन पे इसके TGF बीटा का जो रिसेप्टर है उसके साइटोसोलिक डोमेन पे सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी है। जैसे RTK में साइटोसोलिक डोमेन में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का एक्टिविटी था, वैसे ही रिसेप्टर और लाइगेंड बाइंड हुए, फिर रिसेप्टर का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, फिर SMAD2/3 का फॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही SMAD2/3 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, इसके साथ कोSMAD आके बाइंड कर जाएगा। अभी ये दोनों मिलके न्यूक्लियस में जाएंगे, जरूर NLS पेरिफेरी में आ गया होगा। न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्राइब करेंगे प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर को, PAI, प्लाज्मिनोजेन के एक्टिवेटर को इनहिबिट जो करता है, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन होगा साइटोसोल में फिर, और सेल के बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम करेगा इसका काम ब्लड में है। ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो था वो प्लाज्मिनोजेन जो इनएक्टिव होता है वहां से प्लाज्मिन बनाता है जो एक्टिव होता है, और PAI जो है वो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर को इनहिबिट कर रहा है, मतलब प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन नहीं बनने देगा, ठीक है। अभी आते हैं हम थर्ड टाइप पे, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, जो कि जैक-स्टैट पाथवे है। क्या होता है, लाइगेंड TKAR के साथ बाइंड कर रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। डाइमराइजेशन होने की वजह से जैक नाम का प्रोटीन एक्टिवेट होता है और क्रॉस फॉस्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, उसके बाद स्टैट बाइंड करता है, वो न्यूक्लियस में एंटर करता है होमोडाइमर या फिर हेटेरोडाइमर के फॉर्म में, और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ठीक है। अभी हम आते हैं एक नए टाइप के रिसेप्टर, फ्रिजल्ड रिसेप्टर पे। फ्रिजल्ड का जो लाइगेंड होता है उसको बोलते हैं WNT,
ठीक है। WNT लाइगैंड बाइंड करता है फ्रिजल रिसेप्टर से। जैसे ही ये बाइंड करेगा, डिशेवल्ड नाम का एक प्रोटीन जो कि अटैच होगा फ्रिजल से, वो ऑन हो जाएगा। ये ऑन होते ही एक्सिन, APC और GSK3 को इनएक्टिव कर देगा। और ये लोग क्या काम कर रहे थे? ये लोग बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर रहे थे। वरना बीटा कैटेनिन क्या काम करता है? वो न्यूक्लियस में एंटर होके ट्रांसक्राइब करता है गूस कॉइड mRNA को, ठीक है, और यहाँ से रिस्पॉन्स जाता है। तो यहाँ पे हम अगर उल्टा देखें, अगर बीटा कैटेनिन को ये इनहिबिट कर रहा है तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं होगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही होता है, ये वाला कंडीशन नहीं होता है। लेकिन अगर डिशेवल्ड ऑन हो गया तो इनको इनहिबिट कर दिया, मतलब बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो पाथवे है वो ऑन होगा, ठीक है। तो ये वाला फ्रिजल रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी रोल प्ले करता है, लेकिन अल्टीमेटली एक्टिवेशन ही होता है, ठीक है। ओके, तो वांट फ्रिजल रिसेप्टर एक और वे में काम करता है। DVL अटैच हुआ, उसके साथ DAMM के एक प्रोटीन बाइंड हुआ, वो रो को एक्टिवेट करता है, रो रॉक को एक्टिवेट करता है, रॉक एक्टिन पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। और DVL एक और काम करता है, रैक CDC41 को बाइंड करता है, जो कि एक्टिन डीपॉलीमराइजेशन में वापस से हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हम आ गए एंड ऑफ सेल सिग्नलिंग पे। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।